स्टार्ट करेंगे नया यूनिट, तो वो है लॉजिकल रीजनिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। तो आज हम जो बेसिक टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम इनफॉर्मल फैलेसीज। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे और हम आज इनको डिटेल में करेंगे। तो फैलेसी होता क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं युक्ति दोष। युक्ति दोष। और यह है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट है, जो भी कथन है आपके पास, उस कथन के कंटेंट में अगर कोई गलती निकले तो वो किस में आ जाता है? इनफॉर्मल में। ये याद रखना है आपको। इनफॉर्मल फैलेसी क्या है कि जो भी आर्ग्यूमेंट है, जो भी कथन है, उसके अगर कंटेंट में एरर आपको दिखे तो वो आ जाता है इनफॉर्मल फैलेसीज के अंदर। तो अलग अलग टाइप्स के हम युक्ति दोष को देखेंगे, फैलेसीज को देखेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे हर कॉन्सेप्ट को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, पहला डिवीजन है फैलेसीज ऑफ एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता का युक्ति दोष। इसके अंदर ये पांचों के पांच आएंगे। एक है इक्विवोकेशन, सबको याद रखना है। एम्फीबोली, एक्सेंट, कॉम्पोजिशन मतलब रचना, डिवीजन मतलब विभाजन। हम सब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एम्फीबोली अभयचार, एक्सेंट उच्चारण और इक्विवोकेशन को हिंदी में भी इक्विवोकेशन ही बोल रहे हैं, इसके हिंदी टर्म भी होंगे, देख सकते हो गूगल करके। तो देखो, ओके, ये पहला है फैलेसीज ऑफ एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता की युक्ति दोष। हम इसको पहले देखेंगे पांचों के पांच क्या क्या है। तो जो अस्पष्टता के युक्ति दोष होते हैं, इसमें क्या होगा कि the erroneous reasoning in this kind of informal fallacy occurs with the equivocal use of words or phrases। कि जो भी आप कोई एक वर्ड यूज कर रहे हो ना, उसको अलग अलग जगह पर एक ही वर्ड है, लेकिन अलग अलग जगह पर उसका मीनिंग जो है वो बदलता जा रहा है। एक पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट में उसका मतलब कुछ और होगा और दूसरे पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट में उसका मतलब कुछ और होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, क्या अस्पष्टता की युक्ति दोष। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जांपल है, जॉन इज अ बिग राइटर बिकॉज ही इज फ्रॉम अ बिग सिटी। जॉन एक बड़ा लेखक है क्योंकि वो एक बड़े शहर से है। यहाँ पे जो वर्ड है बिग, दोनों दोनों आर्ग्यूमेंट में कॉमन है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। पहले कथन में क्या है, जॉन एक बहुत बड़ा राइटर है, ठीक। लेकिन दूसरा कथन में क्या है, क्योंकि वो एक बड़े शहर से है, तो यहाँ पे जो वर्ड बिग है, इसका मतलब चेंज हो जा रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे बिग राइटर मतलब क्या, राइटर बड़ा मतलब कि नहीं कि बहुत हाइट में बड़ा है, मतलब बहुत रिनॉन्ड राइटर है, बहुत प्रसिद्ध राइटर है। लेकिन जब सिटी बड़ा है तो हम क्या कर रहे हैं, जोग्राफिकली एरिया वाइज हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा शहर है। एक ही वर्ड है बिग, इसका दो अलग अलग मीनिंग हो रहा है, दो पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर, है ना। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स पे बताओ यस और नो। ये एग्जांपल क्लियर हुआ? राइट। तो इसमें याद रखना है इक्विवेकेशन में क्या, मैम एक बार फिर रिपीट करो ना। इक्विवेकेशन में क्या होना है कि एक ही टर्म, जैसे सेम टर्म, है ना, एक ही शब्द, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल बिग, उसको आप यूज करोगे लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि ये जो सेंटेंस है, जॉन इज अ बिग राइटर, जॉन एक बड़ा लेखक है, ठीक। बिकॉज ही इज फ्रॉम अ बिग सिटी, क्योंकि वो एक बड़े शहर से। यहाँ पर सेम टर्म क्या है, दोनों दोनों पार्ट में बिग, पहले वाले बिग का है राइटर, इसका मतलब बहुत बड़ा फेमस राइटर है। लेकिन दूसरा बिग क्या है, सिटी, शहर, शहर बहुत बड़ा है। दोनों का मतलब अलग हो रहा है ना। शहर बड़ा मतलब एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन अगर राइटर बहुत बड़ा है मतलब राइटर बहुत सक्सेसफुल राइटर है, बहुत काबिल राइटर है। क्लियर है ये चीज? तो इसमें आपको बेसिक क्या याद रखना है, इक्विवेकेशन के युक्ति दोष में सेम टर्म
एक ही टर्म दो बार यूज होगा उस पूरे आर्ग्यूमेंट में, दोनों का मतलब बदल जाएगा। ये हो जाता है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन के युक्ति दोष, राइट। दूसरा है फैलेसी ऑफ एम्फीबेली, उभयचार। इसमें क्या होता है, the fallacy of ambiguity arises when the constructive statement it has more than one possible meaning। जो भी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका एक से ज्यादा मतलब निकल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल देखो, सेव वाटर एंड वेस्ट पेपर। अब आप इसको दो तरीके से इस चीज को पढ़ सकते हैं। एक मतलब होगा सेव करो किसको, पानी को, और वेस्ट पेपर जो कबाड़ी वाले पेपर हो जाते हैं उनको। अब इसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है, पानी को बचाओ और पेपर को बर्बाद करो। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है। चैट बॉक्स में यस नो करके बताओ, बीच में कोई मत बोलना रिकॉर्डिंग में। ये होता है एम्फीबेली, इसको हिंदी में बोलते हैं उभयचार की युक्ति दोष। हम्म, उभयचर की युक्ति दोष, यस। चलो देखो, ये वाला क्लियर है, एम्फीबेली कि एक ही सेंटेंस का दो अलग अलग मीनिंग निकल सकता है। जैसे कि पहला क्या है, पानी बचाओ और वेस्ट पेपर बचाओ। दूसरा क्या होता है, पानी को बचाओ और पेपर को बर्बाद करो। ये है एम्फीबेली, उभयचर। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ एक्सेंट, उच्चारण की युक्ति दोष। इसमें क्या होता है, द फैलेसी ऑफ एक्सेंट अराइजेस व्हेन द मीनिंग of a statement is changed or distorted by wrongfully stressing or emphasizing some particular parts of word। जैसे कि आपके पास एक पूरा सेंटेंस है, किसी भी एक अल्फाज पे, एक लफ्ज पे आपने ज्यादा जोर दे दिया और दूसरे पे कम, उससे क्या हो रहा है, मीनिंग बदल जा रही है। जैसे एग्जांपल कि वाइफ विदाउट हर हस्बैंड इज नथिंग। अब आप इसको दो तीन तरीके से पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर बोले वाइफ पर जोर दे, वाइफ विदाउट हर हस्बैंड इज नथिंग, इसका मतलब क्या है कि जो पत्नी है अपने पति के अलावा उसका कुछ भी मतलब नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर वैसे ही इस हस्बैंड पे एम्फेसिस करें, वाइफ विदाउट हर हस्बैंड इज नथिंग, इसका मतलब क्या होगा कि दैट मीनिंग दैट हस्बैंड वाइफ इज इंपॉर्टेंट एज विदाउट हर। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम हस्बैंड पर जोर देंगे, इस सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है। वाइफ विदाउट हर हस्बैंड इज नथिंग नॉर्मल है। एक बार हम इस पर जोर देंगे, वाइफ को जोर से पढ़ेंगे, वाइफ विदाउट हर हस्बैंड इज नथिंग, इसका मतलब क्या, जो पत्नी है अपने पति के बगैर कुछ भी नहीं। अब दूसरी दफा कैसे पढ़ेंगे, वाइफ विदाउट हर हस्बैंड, इस पे जोर देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पति है वो अपने पत्नी के अलावा उसका कोई एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं है। ये होता है एक्सेंट, कि आप किस वर्ड को पकड़कर जोर दे रहे हो। ठीक है, ये होता है फैलेसी ऑफ एक्सेंट, उच्चारण के युक्ति दोष। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, रचना की युक्ति दोष। इसमें क्या होता है कि जो कंक्लूजन है आपका, आप उसको ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्ट्स ऑफ द होल। देखो इसमें एग्जांपल समझ लेंगे तो समझ आएगा। Each and every player of the Indian hockey team is an excellent player, thus the Indian hockey team is an excellent player। इसमें क्या बोला, हर एक जो हॉकी प्लेयर है, हॉकी टीम में जो प्लेयर है वो अच्छा खेलते हैं, इसका मतलब कि जो पूरी की पूरी टीम है वो अच्छा खेलती है। तो रचना की युक्ति देश में क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट को, है ना, ये जितने भी भाग है छोटे छोटे, इन सबको मिलाकर एक बड़ा सा हम होल बना रहे हैं, संपूर्ण रूप बना रहे हैं। तो ये होता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, कि अगर
किसी टीम में हर एक प्लेयर अच्छा है, इसका मतलब पूरी की पूरी टीम अच्छी है। जब हम इस तरह की बात करेंगे तो ये होता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, कि आप छोटे छोटे भाग को लेकर रचना क्रिएट कर रहे हो। तो इसको याद रखने का क्या तरीका होता है कि जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ईच, एवरी, वन इस तरह से मिलेगा। लास्ट में वो पूरे के पूरे चीज के बारे में बात करेगा। जैसे एक एक यूनिट से लेकर बड़े यूनिट की तरफ बढ़ेगा तो बन जाता है कंपोजिशन, रचना हो रही है। तो ये होता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, रचना की युक्ति जो। इसका जस्ट उल्टा होता है फैलेसी ऑफ डिवीजन, कि जो बड़ा चीज है वो टूट कर छोटा छोटा कंस्टिट्यूएंट यूनिट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ द क्रिकेट, इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट। जो भारतीय लोग हैं, जो बहुत सारे जो भारत के लोग हैं, उनको क्रिकेट पसंद है। जिसने क्या बोला, राम एक इंडियन है, इसका मतलब राम को भी क्रिकेट पसंद है। तो ये बड़े चीज से छोटे चीज की तरफ जब हम मूव कर गए, भाग की तरफ हम मूव कर गए, तो ये हो जाता है विभाजन के युक्ति दोष। क्लियर है इतना दूर? राइट। नेक्स्ट है फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस। तो ये हमने पांचों आपको बता दिए, एक बार हम समराइज कर देते हैं। इक्विवेकेशन में क्या होता है? इक्विवेकेशन में क्या होता है? सेम वर्ड रहेगा, उसका दो अलग अलग मीनिंग हो जाता है। एम्फिबली में क्या है? उभयचर में, कि एक ही सेंटेंस को आप दो अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं और दोनों का मतलब बदल सकता है। एक्सेंट में क्या है कि आप उस सेंटेंस के किस लफ्ज पर जोर दे रहे हो। अगर इस पे जोर दोगे तो मीनिंग कुछ और होगा, दूसरे लफ्ज पे जोर दोगे तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। कंपोजिशन में क्या था? छोटे छोटे यूनिट को लेकर एक बड़ा यूनिट की तरफ बढ़ना। डिवीजन में क्या था? एक बड़े सी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने। जैसे हम एग्जांपल देखे थे कि इंडियंस जो पूरा एक बड़ा एक कंपोजिशन है, पूरे इंडियंस का एक ग्रुप है होल, उनको क्रिकेट पसंद है। फिर एक राम छोटा सा उसमें यूनिट है, इसको क्रिकेट पसंद है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राम को क्रिकेट पसंद है। तो एक पूरे के पूरे होल जो संपूर्ण रूप था, उससे हम एक भाग की तरफ मूव करते हैं, तो वो होता है फैलेसी ऑफ डिवीजन। तो ये पहला आपका कंप्लीट हो गया, फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी। नेक्स्ट है इसके अंदर फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस। इसमें ये सारे आते हैं। फिर इसके फर्दर डिवीजन है। एक है द अपील टू इमोशन, आर्ग्यूमेंट एट पॉपुलम, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सबको रट जाना है। रेड हेरिंग, स्ट्रॉमैन, आर्ग्यूमेंट एट होमिनेम, इसका दूसरा नाम है द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन। कई बार आपको एग्जाम्पल्स में ये वाले नाम मिलेंगे, ये वाले नाम नहीं मिलेंगे, तो आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। फिर इसका दो डिवीजन है, एब्यूजिव, सर्कमस्टेंशियल, मतलब अपमानजनक, परिस्थितिजनक। अभी हम आगे देखेंगे ये सारे डिटेल में। फिर फिफ्थ है द अपील टू फोर्स, इसका दूसरा नाम है आर्ग्यूमेंट एट बैकुलम, वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स है मिसिंग द पॉइंट और इररिलेवेंट कंक्लूजन, इसका दूसरा नाम है इग्नोरेशिया एलेंची। अभी हम इन सारे को एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो ये है फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस, प्रासंगिकता का युक्ति दोष। इसमें क्या होता है कि फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस अराइज व्हेन द प्रेमाइस ऑफ एन आर्गुमेंट, व्हेन द प्रेमाइस ऑफ एन आर्गुमेंट आर इररिलेवेंट टू द कंक्लूजन फॉर सम रीजन। जो भी आपका जो आर्ग्यूमेंट का जो कथन, जो आपका पूरा आर्ग्यूमेंट है, उसका जो प्रेमाइस है, उसका कोई लेना देना नहीं है निष्कर्ष के साथ, ठीक है, तो वो होता है प्रासंगिकता का युक्ति दोष। इसमें जैसे पहला एक है टाइप अपील टू इमोशन, आर्ग्यूमेंट एट पॉपुलम। इसमें क्या होता है कि दिस फैलेसी अराइजेस व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज सपोर्टेड with the help of an appeal to emotions and not by reasoning। इसमें रीजनिंग का कोई लेना देना नहीं, तर्क काम नहीं करता है, इमोशन काम करता है। जैसे कि एग्जांपल है, 60% ऑफ पीपल बाय मोटरोला फोन, 60% लोग मोटरोला फोन खरीदते हैं किसी और ब्रांड के मुकाबले। ऑल दिस पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग, ये जितने भी लोग मोटरोला खरीदते हैं ये गलत नहीं हो सकते। इसलिए ये देखो कंक्लूजन निकल रहा है, मोटरोला जो है एक बेस्ट फोन ब्रांड है मार्केट में। तो ये इमोशन की बात करें कि 60% लोग मोटरोला खरीदते हैं, इसका मतलब मोटरोला अच्छा है,
इसलिए मोटरोला एक बेहतरीन ब्रांड है मार्केट में। ये एग्जांपल है अपील टू इमोशन, आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम, कि सब लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा है, इसलिए सबसे अच्छा है मार्केट में। लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, कोई डेटा रिसर्च नहीं है। ओके, ये इमोशन, भावना के लिए अपील। नेक्स्ट है रेड हेयरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो युक्ति दोष है ये तब उत्पन्न होता है जब चर्चा के तहत मूल मुद्दे को दूर करने के इरादे से मूल विषय से श्रोताओं का ध्यान हटाना। मतलब आप किसी चीज पर बात कर रहे हैं, आपको भटका के दूसरे टॉपिक की तरफ ले जाया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मम्मी बोलती है कि 8:30 बज गए हैं, ये सोने का समय है। बच्चा बोलता है नहीं मुझे भूख लगा है, मुझे पेट में दर्द है, मुझे बाथरूम जाना है, फलान ढिमकान। बात हो रहा था सोने का, इस चीज को उसने डाइवर्ट कर दिया, मुझे भूख लगा है, मेरे को पेट में दर्द है, मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो ये होता है रेड हेयरिंग, जब आप जो असली मुद्दा था, जो मूल मुद्दा था, उससे भटका कर कुछ नया चीज आप सामने में लाकर खड़ा कर देते हो, ताकि जो ओरिजिनल मुद्दा है उस पर बात होना बंद हो जाए और इस नई चीज पे लोग ध्यान दे। अच्छा बच्चे को भूख लगा है, इसके पेट में दर्द है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है रेड हेयरिंग। इसी में आता है द स्ट्रॉमैन, इसको हिंदी में भी स्ट्रॉमैन ही कह रहे हैं। The strawman fallacy occurs when one argues against an opponent's view by presenting the opponent's position in a manner which can be easily refuted. इसमें क्या होता है कि एक इंसान है यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे, अब ये दोनों आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी नया टॉपिक छेड़ के ला देंगे, जो बात हो रहा है वो भी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जिनसी क्या है, क्लास सेक्रेटरी है। She suggests in the class meeting that the class should participate in more social service projects एंड प्रोग्राम्स। जिनसी एक एग्जांपल है ये, जिनसी क्लास की सेक्रेटरी है और वो कहती है क्लास मीटिंग में कि क्लास को पार्टिसिपेट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सोशल सर्विस प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में। इस पर राम कहता है कि ये भरोसा नहीं कर सकता कि जिनसी डज नॉट सपोर्ट द एनुअल स्कूल डांस प्रोग्राम। देखो, बिल्कुल ही अलग चीज, बेतुका चीज लाके आर्ग्यू कर रहा है, इस इंसान पर अटैक कर रहा है ये राम, जिनसी पर। वो बात कर रही थी किसी और चीज पे, ये किसी और चीज को लाकर सामने खड़ा कर देता है। तो ये है स्ट्रॉ मैन, कि आप कुछ नया चीज सामने में लाकर खड़ा कर दे रहे हो मुद्दे से भटकाने के लिए। नेक्स्ट है द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन, इसका नाम है आर्ग्यूमेंट एड होमिनेम। इसमें क्या होता है, मान लो किसी एक इंसान ने कुछ बोला, ये दूसरा इंसान उस चीज को का काट निकालेगा। तो वो क्या करेगा, ये दो तरीका निकालेगा। या तो बोलेगा अच्छा इसने बोला है, इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, उसको पर्सनल अटैक करेगा, इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, ये जो कह रहा है वो सही नहीं हो सकता है। भले ये सही कह रहा हो, लेकिन इसके सही कहने वाले चीज को ये दूसरा इंसान कैसे उसको अपोज कर रहा है, इसको पर्सनल होके, कि इसका इमेज खराब है, अच्छा इसने बोला है, इस तरीके से। या फिर दूसरा सिचुएशन क्या होगा कि आप इस पे सवाल कर दोगे, अच्छा बोल कौन रहा है। जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं कुछ, तो लोग विरोध करते हैं, बोल कौन रहा है, इसके इंटेंशन अच्छे नहीं है, भले इसने सही बोले हो लेकिन उसका आप विरोध करते हो। तो ये होता है अगेंस्ट द पर्सन, पर्सन के पर्सनालिटी पर, उस पे पर्सनल हो जाना, उससे कैरेक्टर पे उंगली उठाकर उस चीज का भार को कम कर देना, और वो जो कह रहे हैं उस चीज को कंसिडर ना करना। जैसे एग्जाम्पल देखो, चलो, since he is a leftist he will not favor the policy even if it is beneficial for the people। पहले ही बोल दिया कि ये इंसान क्या है, वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, ये कभी भी किसी भी पॉलिसी को फेवर नहीं करेगा जो लोगों के हक में हो। तो पहले आपने उस इंसान को पहले ही बोल दिया, अरे ये तो लेफ्टिस्ट है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमकाना है, ये इस चीज को मानेगा ही नहीं। तो ये होता है अब्यूजिव, अपमानजनक, अपमान कर देना उस इंसान का। दूसरा इसी में आता है कि since he works for Amazon, he will naturally give argument
क्योंकि वो अमेजोन कंपनी के लिए काम करता है, इसलिए वो जो भी बातें कहेगा, वो जो ई कॉमर्स से रिलेटेड कंपनीज है, क्योंकि अमेजोन भी एक ई कॉमर्स की कंपनी है, तो वो उसके लिए अच्छी अच्छी बातें ही करेगा। तो ये क्या हो गया, परिस्थिति जन, कि ये इस कंपनी में काम करता है, या ये खराब कभी बोल ही नहीं सकता, हमेशा अच्छा ही बोलेगा। भले वो अच्छा बात कह रहा होगा, लेकिन उसके अच्छे बात को काट निकालने के लिए इस तरीके से कमेंट कर देना कि नहीं नहीं, ये अमेजोन में काम करता है, ये सिर्फ अच्छी बातें करेगा। तो ये वाला एग्जाम्पल होता है परिस्थिति जन। ठीक है। इसमें है कि अब्यूसिव में क्या, अपमानजनक में क्या, कि आप इंसान को अपमान कर रहे हो सीधा डायरेक्ट। इसमें है कि आप स्थिति के हिसाब से, अच्छा अमेजोन में काम करता है, अच्छा बोलेगा। बीजेपी गवर्नमेंट में, बीजेपी के लिए अच्छा बोलेगा। कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस के लिए अच्छा बोलेगा। भले वो अच्छा बोल भी रहा होगा, उसके बाद में लॉजिक होगा, वो करेक्ट होगा, फिर भी आप उसको कैसे काट करोगे, आप उसका विरोध करोगे इस तरीके से। तो ये होता है सर्कमस्टेंशियल, परिस्थिति जन युक्ति दोष। ठीक है। इसका दो डिवीजन है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन का। एक है अब्यूजिव जो है अपमानजनक, और दूसरा है परिस्थितिजन जो कि है सर्कमस्टेंशियल। और आपको इसके एग्जांपल्स को याद रखने हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है अपील टू फोर्स, इसका दूसरा नाम है आर्ग्यूमेंट एट बैक्यूलम। इसमें क्या होता है, आप डरा धमका के लोग एकदम अपने अपने हिसाब से चीजों को अपने हिसाब से करवा लेते हैं। जैसे कि दिस fallacy arises when an arguer threatens his opponent with some undesirable or unpleasant consequences if his viewpoint is not accepted। ठीक है। यह युक्ति दोष तब उत्पन्न होता है जब एक तर्ककर्ता अपने प्रतिद्वंद्वी को, मतलब अपोनेंट, कुछ अवांछनीय या अप्रिय परिणामों का धमकी देता है, उसको धमकी देगा, अच्छा तुम नहीं सुनोगे हमारा बात, तो देखना इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा बहुत बुरा होगा। इस तरह से जो लोग डर जाते हैं और डर के हिसाब से करते हैं, तो वहां पे जो फैलेसी होती है, जो appeal to force, argument ad baculum। जैसे for example, auto drivers often threaten the authorities that if their demands are not met, they will go on strike। एक एग्जांपल है कि ऑटो ड्राइवर जो है वो हमेशा सरकार को धमकाते हैं कि हमारे डिमांड अगर नहीं माने तो हम स्ट्राइक पर हड़ताल कर लेंगे। जबरदस्ती, है ना, फोर्स कर रहे हैं। गिव मी योर वॉलेट, अपना पर्स दो, या फिर मैं, या फिर हमारे हाथ में जो चाकू है उसको देखो। ये क्या बोल रहा है, अगर तुमने हमें पर्स नहीं दिया तो इसका परिणाम क्या होगा, बहुत बुरा होगा। जहाँ पर डर खौफ भय का माहौल हो, वहां पर अगर युक्ति दोष हो रहा है तो वो इसके अंदर आएगा, अपील टू फोर्स या फिर आर्ग्यूमेंट एट वैक्यूलम। नेक्स्ट है इसका लास्ट, मिसिंग पॉइंट्स और इररिलेवेंट कंक्लूजन। इसका दूसरा नाम है इग्नोरेंशिया इलेंची, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये युक्ति दोष तब होता है जब ये साबित करने के बजाय कि क्या इरादा है, हम कुछ अलग साबित करते हैं। बात कुछ और हो रही है और आपने बात कुछ और कर दी लास्ट में ले जाके। तो वो होता है कि आप पॉइंट मिस कर रहे हो, और जो आप निष्कर्ष निकाल रहे हो वो अप्रासंगिक है, इस हिसाब जो कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार नहीं है। तो इग्नोरेंशिया एलेंची का मतलब क्या होता है, इग्नोरिंग द कंक्लूजन टू बी प्रूव्ड। आपको जो निष्कर्ष निकालना था आपने उसको इग्नोर कर दिया, और आप कुछ और जो गलत निष्कर्ष थे आप उसको प्रूफ कर रहे हो, आप उसको सामने लाकर खड़ा कर रहे हो। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे है, द ऑब्जेक्ट ऑफ वॉर इज पीस, देयरफॉर आर्मी सोल्जर आर द बेस्ट पीस मेकर्स। कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वॉर का उद्देश्य है वो क्या है, शांति। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आर्मी सोल्जर्स है वो शांति के दूत है। यहाँ पे कॉन्क्लूजन, यहाँ पे फैलेसी जो है युक्ति दोष, वो कौन सी हो रही है, इररिलेवेंट कॉन्क्लूजन। जो कॉन्क्लूजन निकल रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है ऊपर के लाइन से, लेकिन आप उसको ला रहे हो खींच के। जैसे कि यहाँ पर देखो, ठीक है हम मान लेते हैं कि युद्ध का जो ऑब्जेक्टिव है वो शांति लाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सैनिक है वही बेस्ट पीस मेकर है। तो यहाँ पर जो कॉन्क्लूजन है, जो निष्कर्ष निकल रहा है, वो इररेलेवेंट होता जा रहा है अपने ऊपर वाले कथन से। तो ये होता है मिसिंग द पॉइंट। देखो ये हो गया रेलेवेंस वाला, प्रासंगिकता वाला। अब हम नेक्स्ट करेंगे फैलेसीज ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन, दोष पूर्ण प्रेरणा के युक्ति दोष। इसमें 4 डिवीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट।
एक है फ्रॉम इग्नोरेंस, अज्ञानता से तर्क, इसका दूसरा नाम है आर्ग्यूमेंट एड इग्नोरेंशियम, द अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, आर्ग्यूमेंट एड वर्केंडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉल्स कॉज, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम है आर्ग्यूमेंट नॉन कॉजा प्रो कॉजा, याद रखना, हेस्टी जनरलाइजेशन, पैरेसी ऑफ कॉन्वर्स एक्सीडेंट, इसके दो नाम है, फॉल्स कॉज ऊपर है, नीचे हिस्ट्री है। हम इन चारों को भी एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन, दोषपूर्ण प्रेरणा का युक्ति दोष। इसमें क्या होगा, जो प्रेमाइज है किसी भी आर्गुमेंट का, वो कॉन्क्लूजन से रिलेवेंट तो हो सकता है, लेकिन वो बहुत वीक होता है कि अपने कॉन्क्लूजन को सपोर्ट करे, वो ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करता है कॉन्क्लूजन प्रेमाइज को। जैसे कि एक देखो एग्जांपल यहाँ पे, जो इसका टाइप है इसके अंदर, द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। मान लो किसी ने ये प्रूफ नहीं किया है, मतलब ये सच होगा ही, तो ये कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो एविडेंस दैट सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, दस सिगरेट स्मोकिंग डज नॉट कॉज लंग कैंसर। अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है, इसका मतलब सिगरेट पीने से लंग कैंसर नहीं होता है। देखो यहाँ पर साबित नहीं हुआ है, ठीक है, सही बात है, साबित नहीं हुआ है, लेकिन अगर जब साबित ही नहीं हुआ है तो हम उस चीज को पक्का पक्की कैसे बोल सकते हैं, हाँ या ना। तो इस वाले फैलेसी में, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस में, यहाँ पक्का पक्की बोल दे रहा है कि हाँ नहीं हुआ है, प्रूफ नहीं है, तो हुआ ही नहीं है। हो सकता है बाद में रिसर्च हो, अभी कुछ कंक्लूजन नहीं है, ना यस आंसर है ना नो आंसर है। जब ये वाला स्थिति होता है कि कुछ पक्का पक्की नहीं है, लेकिन हम लास्ट में बोल रहे हैं हाँ ऐसा ही होगा कंफर्म, तो ये होता है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, आर्ग्यूमेंट एड इग्नोरेनियम। ओके, तो ये पहला टाइप है, द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। इसका पहचानने का तरीका यही होता है कि आपको नो, पहले ही जो पहला जब सेंटेंस शुरू होगा ना, वहां पे आपको नो वन दिख जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट है द अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इसका दूसरा नाम है आर्ग्यूमेंट एड वर्केंडियम। ये कब होता है, जब आप किसी अथॉरिटी को, किसी पदाधिकारी का हवाला देते हैं कि अच्छा उसने बोला है तो सही बोला होगा। जैसे कि बहुत सारे जो फेमस बॉलीवुड एक्टर है, प्रचार करते हैं बहुत सारे ब्रांड की, चाय फॉर एग्जांपल चाय की, वो कहते हैं बड़ा अच्छा है, वो खुद पीते हैं कि नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन वो हमें पिलवा देते हैं, ठीक है। तो हम उस अथॉरिटी पे भरोसा करते हैं, अच्छा पान का मसाला शाहरुख खान ने किया है तो खा जाओ, खुद तो खाता नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से कि किसी भी पर्सनालिटी को, इन्फ्लुएंसर को, अथॉरिटी को आपके सामने लाके खड़ा कर देता है, उससे कुछ भी खिलवाएगा आपको और आप खाओगे, तो आप उसके पॉलिसी में ट्रैप में आ जाते हो। तो यहाँ पे क्या है, देखो एग्जाम्पल, द एक्टर इज नॉट अथॉरिटी टू जज। ये एक्टर के पास कोई क्वालिटी है, कोई अथॉरिटी है कि वो जज करे कि चाय का क्वालिटी क्या है, नहीं ना। वो तो भाई एक्टिंग एंटरटेनमेंट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाय का प्रचार करेगा और आप उसके ट्रैप में आ जाओगे। तो ये होता है आर्ग्यूमेंट एट वर्केंडियम। नेक्स्ट है फॉल्स कॉज, इसका दूसरा नाम है आर्ग्यूमेंट नॉन कॉजा प्रो कॉजा। ये फैलेसी तब कमिट होती है जब तो कोई नॉन कॉजल इवेंट को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो उसका पार्ट है, उससे के कारण हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हैरी ड्रिंक्स रसना विथ वाटर एवरी डे। हैरी है वो रसना पीता है रोज, तो रसना पीने के कारण क्या हो रहा है, उसका जो परफॉर्मेंस है स्टडी को वो अच्छा हो रहा है। कोई लेना देना नहीं है इन दोनों चीज का, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती का कारण बनाए फिर रहे हैं कि अच्छा रसना पीता है तभी अच्छा परफॉर्म करता है ना। अ कॉजल रिलेशनशिप इज assumed to exist when actually there is none। रसना पिएगा भाई, शुगर पिएगा, मोटा मोटा हो जाएगा, उससे पढ़ाई लिखाई का क्या काम है, बताओ। फिर भी हम जबरदस्ती कनेक्ट करेंगे, होबे करेगा ऐसा बोल के।
नेक्स्ट है हेस्टी जनरलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा नाम है फैलेसी ऑफ कॉन्वर्स एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, चलो। To give charity to healthy beggar is wrong. Thus, charity of all kind is wrong. In this example, even the few cases. अच्छा, इसका सिंपल यहाँ से याद रखो, लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स वाला। क्या आपने एक जनरल रूल बना दिया और उस जनरल रूल को आप किसी भी सिनेरियो में आप चेप दे रहे हो, चिपका दे रहे हो, ठीक है, तो वो होता है हेस्टी जनरलाइजेशन। सॉरी, गलत बोल दिया हमने। जो स्पेसिफिक केसेस है ना, उसको आप एक जनरलाइज करके बड़े लेवल पर आप चिपका देते हो, तो वो होता है हेस्टी जनरलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल अच्छे नहीं है यहाँ पे। हाँ, इस एग्जाम्पल ये रहा कि चैरिटी देना, है ना, दान देना गलत है। किनको दान देना गलत है, भिखारियों को। तो ये स्पेशल केस हो गया। अब इस आप स्पेशल केस को पूरे केस पे लगा दिए कि किसी भी तरह का दान देना ही गलत है। एक छोटा सा केस था भिखारियों वाला, उसका आपने जो स्टेटमेंट है उसको बड़े पे लगा दिया, है ना। तो छोटे से जब स्पेसिफिक कोई स्पेशल केस को उठाकर आप बड़े लेवल पर जब जनरलाइज कर दोगे, तो क्या होगा, हेस्टी जनरलाइजेशन, या फिर दूसरा नाम है फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट। मान लो अगर कोई इंडियन बाहर जाके कुछ बदतमीजी करता है या कुछ क्राइम करता है, वो एक स्पेसिफिक केस है, अब उसको उठाकर आप ये कह रहे हो कि पूरे के पूरे इंडियन ही ऐसे है, तो गलत हो गया। या फिर उसका उल्टा भी है कि कुछ स्पेसिफिक केस है, इंडियन कहीं बाहर गए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, अब उस चीज को उठा के आप पूरे इंडिया पे ही बोल दो कि सारे के सारे इंडियन अच्छे हैं, वो इसी तरह के अच्छे काम करेंगे, तो वहां पर गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये होता है हेस्टी जनरलाइजेशन, फैलेसी ऑफ कॉन्वर्स एक्सीडेंट। ठीक है, एक सेकंड। ये हो गया फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। अब हम पढ़ेंगे लास्ट फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन, अनुमान की युक्ति दोष। इसके अंदर ये तीन है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, बेगिंग द क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। चलो लेट्स गो। यस, तो देखो जो फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन है, इसमें क्या होता है कि फैलेसीज, अनुमानों की भ्रांतियां तब की जाती है जब तर्क देने से पहले अनावश्यक अनुमान लगाया जाता है। तर्क वर्क दिए नहीं, पहले ही अनुमान लगा के बैठ गए हैं। इसमें क्या होता है, जब द प्रेमाइज इज ऑलरेडी अज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एविडेंस, कोई सबूत नहीं है लेकिन हमने मान लिया कि हाँ ये सही है, बोल रहा है ये सही है चीज है। जैसे कि पहला वाला देखो, इसका टाइप जो है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। ये फैलेसी तब होती है जब कोई भी जनरल या यूनिवर्सल क्लेम, देखो ये ठीक उल्टा है किसका, हेस्टी जनरलाइजेशन का। उसमें हम क्या बोले थे, एक स्पेसिफिक केस से जनरलाइज करना। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट क्या, एक पूरे जनरल चीज को छोटे छोटे चीजों पे आप चेपना शुरू कर देते हैं, तो ये होता है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, in the moral domain, when we look at the universal moral dictum, it is true that lying is a sin, but ये सही बात है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन अगर किसी का जान बच सकता है एक झूठ से, तो झूठ बोलना गलत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट हो रहा है। नेक्स्ट है बेगिंग द क्वेश्चन, इसका दूसरा नाम है पेटिटो प्रिंसिपी। इसमें क्या होता है, दिस fallacy arises when the conclusion or some part of the conclusion is already stated in the premise। जब आपका, जैसे कुछ भी बोलते हैं ना, बिकॉज के पहले वाला पार्ट और बिकॉज के बाद वाला पार्ट, इसमें जो चीज हम बोल रहे हैं वही चीज यहाँ पर भी हम रिपीट करेंगे, सेम चीज को। इसको बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन। इसका दूसरा नाम है रीजनिंग इन अ सर्कल। देखो सर्कल बन गया ना, इधर से जो बोल रहे हैं वही इधर भी जा रहा है। बिकॉज द कंक्लूजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, जो कंक्लूजन है, जो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो फिर से बोलने की क्या जरूरत थी, तो फालतू का एक्स्ट्रा काम हो गया ना। तो ये होता है बेगिंग द क्वेश्चन, पेटिटिव प्रिंसिपी। जैसे कि एग्जांपल देखो,
राम एक अच्छा स्टूडेंट है क्योंकि वो ज्यादा टाइम पढ़ने लिखने में बिताता है। he spends more time he spends more time studying because he is a good student। एक ही बात घूम फिरा के बोल दिया इसमें, यहाँ से यहाँ तक ही। राम एक अच्छा बच्चा है क्योंकि वो पढ़ता लिखता है, वो पढ़ता लिखता है इसलिए वो एक अच्छा बच्चा है। एक ही बात को घूम फिर के कह रहे हैं। ये हो गया पेटिटिव प्रिंसिपल या फिर बेगिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जटिल प्रश्न। इसमें क्या होता है, कोई भी सवाल पूछा गया, अगर आप उसका हाँ दोगे तब भी आप फंसोगे, ना दोगे तब भी आप फंसोगे। इसका दूसरा नाम है फैलेसी ऑफ मेनी क्वेश्चंस। जैसे एग्जांपल कि क्या तुम अपने कामों को लेकर लापरवाह होना बंद कर दिए हो? हाँ बोलेगा मतलब पहले लापरवाह थे, ना बोलेगा मतलब अभी भी लापरवाह है। तो कुछ भी बोलो, फंसना इस इंसान को है। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जटिल सवाल। फाइन, देखो ये था पूरा का पूरा इनफॉर्मल फैलेसीज, मैंने आपको सारे पढ़ा दिए डिटेल में। हम थोड़े क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यू, फिर क्लास एंड करेंगे। किसी का कुछ भी डाउट है तो मुझको चैट बॉक्स में पूछो जल्दी जल्दी।